पीजीटी और टीजीटी दोनों पद पे मैं चयनित हुई थी। 2014 में नवोदय विद्यालय का पीजीटी अर्थशास्त्र का भी क्वालिफाई किया था कि मेरा पीआरटी और टीजीटी दोनों का इंटरव्यू लखनऊ हुआ था। पीआरटी की तो रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरा आया था, टीजीटी आया था महाराष्ट्र। बालकों के से संबंधित है ना, मनोविज्ञान, बालकों के मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी क्लास में, आप 10th में पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास में एक बच्चा स्मोकिंग करता है और बहुत सारे गलत कामों में लिप्त रहता है, आपको पता चला, आप उसकी कक्षा अध्यापिका हैं, आप एक क्या सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे उस बच्चे के लिए? क्योंकि जब वो आते हैं वहाँ से वो बताते हैं अरे बहुत मुश्किल था, ऐसा था वैसा था, कुछ भी उनको पढ़ाने के लिए बोल दिया, तो उस समय क्या होता है कि एक मानसिक दबाव आप पे पड़ जाता है कि पता नहीं वो क्या पूछ लेंगे, अरे ये ऐसे डर रहा है तो ऐसा क्या होगा। उन्होंने मुझसे जाकर ये कहा था कि मैम आप 6 से लेकर 10th तक जो भी विषय आपको आता हो, जो भी मतलब हिंदी में जो भी, हाँ डेमो क्लास के बारे में बता रही हूँ, जो भी आपने टॉपिक प्रकरण जो भी आपने तैयार किया है आपको हमें पढ़ा दीजिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि उन्होंने मुझसे अलंकार से क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने पूछा था इसमें है नाथ संबोधन भंजनुहारा होए कोई एक दास्तु। और ग्रामेटिकल के कौन कौन से टॉपिक? आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, आपका एक परिवार है, तो आप क्या करेंगे उस समय? आप जॉब को, आप नौकरी पर जाएंगे, आपके पति ने अगर मना कर दिया आपको कि नहीं जाना, तो फिर आप क्या करेंगे? हम आपका सिलेक्शन कर दें और आपको वहाँ भेज दें और आपके हस्बैंड मना कर देते, फिर आप क्या करेंगे? तो मेरे से भी एक प्रश्न इस तरह का पूछा गया था। उन्होंने मेरे से पूछा गया था कि आप ये बताइए, बच्चा बहुत उद्दंड है, बहुत शैतानी कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो आपके बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहा है, तो आप उसे क्या शारीरिक दंड देंगे? तो मैंने भी पद्यांश पढ़ने के लिए दिया गया। अच्छा। और उनसे वो पद्यांश नहीं आता था, है ना, तो उन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू का क्राइटेरिया इतना होता है कि कोई सिलेबस उसका नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि मेरे फादर का नाम है भगवान चंद्र। अच्छा। ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं मेरे पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट में भगवान चंद्र है, DER। उन्होंने मुझसे हिंदी में ही मेरा इंटरव्यू हुआ था। कुछ बच्चों की समस्या से रिलेटेड प्रश्न वो आपसे जरूर करेंगे। अच्छा हाँ, केंद्रीय विद्यालय क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ज्यादा चला प्राइमरी का? नहीं सर, टीजीटी का इंटरव्यू मेरा लंबा है। डेमो से रिलेटेड आपसे कोई भी प्रश्न वो पूछ लें। पाना सबसे आपको क्या लगता है, पीआरटी में और टीजीटी में किस में ज्यादा सहज है? नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे साथ केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका भावना मैम, जो टीजीटी हिंदी के पोस्ट पे कार्यरत हैं। और शब्दों से खेलना, क्योंकि ये जो लिटरेचर टीचर का काम होता है और उनको बच्चों को परिपूर्ण करना होता है, चाहे वो इंग्लिश की टीचर हो या हिंदी की, बहुत बड़ा रोल होता है। मैं एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में जो तैयारी करवा रहे थे, उनसे पूछा कि भाषा का कितना बड़ा योगदान है, तो बोला कि बहुत बड़ा योगदान है। कि आपके पास तोप हो, मतलब गोले हो और तोप ही ना हो, शब्द के जरिए हम खेलते हैं। तो भावना मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन से पोस्ट पे आपने क्वालिफाई किया था केंद्रीय विद्यालय में? जी सर, मैंने 2018 का केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम था वो दिया था। उसमें मैंने पीआरटी और टीजीटी दोनों पद पे मैं चयनित हुई थी, पीआरटी के पद पर और टीजीटी हिंदी के पद पर। और वर्तमान में मैं प्रशिक्षित स्नातक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ केंद्रीय विद्यालय में। बहुत बढ़िया। आपने पीआरटी और टीजीटी दोनों क्वालिफाई किया? जी हाँ जी, क्या दोनों। मतलब लड़कियां सच में जो सीबीएसई का रिजल्ट दे रहा था वो भी आप दोहरा रही थी। मतलब पारुल मैम भी आई थी, तीनों क्वालिफाई थी। इससे पहले कई टीचर, तो बहुत बड़ी बात है ये, तो बहुत शानदार उपलब्धि है जी। और इससे पहले मैंने 2014 में नवोदय विद्यालय का पीजीटी अर्थशास्त्र का भी क्वालिफाई किया था, रिटन क्वालिफाई किया था। और उसमें मैं इंटरव्यू नहीं जा पाई थी, लेकिन इसमें मैं दोनों पद पे फाइनल चयनित हुई थी, प्रशिक्षित स्नातक हिंदी और पीआरटी केंद्रीय विद्यालय में। अच्छा, मतलब नवोदय में इंटरव्यू देने नहीं गए, निर्णय नहीं जा पाए थे, रिटन क्वालिफाई हो गया था सर, लेकिन मैं किसी पारिवारिक कारणवश इंटरव्यू फेस नहीं कर पाई थी। होता। अच्छा, और कोई उपलब्धि बताइए? और यूपी में पीआरटी के पद पर और यूपी में ही टीजीटी 2017 के जो रिक्रूटमेंट था, जिसने केंद्रीय विद्यालय के बाद ज्वाइनिंग दी थी, उसमें मैं चयनित हुई थी। क्या बात है, मतलब इतने अनुभव लेके जुनून आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकते, और अनुभव वो करवाता है जो करना चाहते हैं। तो ये वाली बात है, काफी अनुभव का पुलिंदा आपके पास। तो आप ये बताइए कि पीआरटी का इंटरव्यू कहाँ हुआ था आपका? सर मेरा पीआरटी, और मतलब ये मेरा लक है, ये मेरा भाग्य, सौभाग्य कहेंगे, सौभाग्य है कि मेरा पीआरटी और टीजीटी दोनों का इंटरव्यू लखनऊ हुआ था। क्या बात। पीआरटी का इंटरव्यू भी लखनऊ में था और टीजीटी का इंटरव्यू भी। तो मतलब भाड़े का पैसा बच गया। ये भी कह सकते हैं आप। और कॉन्फिडेंस थोड़ा शहर को लेकर फैमिलियर हो गए? वैसे तो आपका अपना शहर नहीं, शहर को लेकर ऐसी कोई, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है अपना, तो कुछ ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी। और पैनल भी, दोनों ही पैनल बहुत अच्छे थे, तो मुझे किसी तरह की कोई हेजिटेशन या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ जो मैं कहूँ कि हाँ वो मेरे नेगेटिव एक पॉइंट था, ऐसा कुछ नहीं रहा।
अच्छा, इसी से एक दिमाग में मेरे प्रश्न आया, पहली बार पूछ रहा हूँ आपसे कि लोकेशन भी मुझे लगता है कि मैटर करता है क्या, क्या आसपास के टीचर के भी ऐसा कुछ? सर देखो मैं आपको बताती हूँ, लोकेशन बिल्कुल मेरे हिसाब से वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक तथ्य है मनोवैज्ञानिक, वो हमें कहीं ना कहीं किसी तरह से इफेक्ट करता है कि जब मेरा एनवीएस का निकला था 2014 में, तो मेरा इकोनॉमिक्स का जो इंटरव्यू था वो हैदराबाद के पास साहिबा सिकंदराबाद पड़ती है, जो ट्विंस उसकी कैपिटल कहते हैं, वहां पर मेरा था। तो मैं यही डर गई थी कि लैंग्वेज को ही लेकर मैं डर गई थी कि आंध्र प्रदेश के लोग, उनकी तो ना मतलब इंग्लिश समझ में ही नहीं आएगी, तो मैं डर के मारे में इंटरव्यू ही नहीं फेस करने गई थी। लेकिन लखनऊ तो अपना ही राज्य में और अपनी हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो वहाँ एक कॉन्फिडेंस तो था, एक आत्मविश्वास तो बढ़ा था बिल्कुल। हाँ, मतलब देश के एक बहुत बड़े राज्य की राजधानी। हाँ, तो मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप पे इफेक्ट पड़ता है कि आपको लगता है कि ऐसा क्षेत्र है तो कहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, दिमाग में पैनल सब सेम ही होता है। केंद्रीय विद्यालय अपना एक देश है, अपना एक परिवार है, एक परिवार है, सब बिल्कुल। केरला में भी हिंदी फ्लुएंट बोलने वाले और इधर भी मलयालम और तमिल बोलने वाले मिल जाएंगे। तमिल बोलने वाले तो बच्चे भी आप हम जो पढ़ाते हैं उनमें आपने महसूस किया? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू लखनऊ में हुआ, पहले प्राइमरी का हुआ बाद में टीजीटी का? हाँ जी सर, ऐसे ही हुआ था, पहले प्राइमरी का नहीं, पहले नेक्स्ट डे प्राइमरी था और पहले दिन मेरा हिंदी टीजीटी का था, 14 फरवरी में शायद। हाँ, अच्छा, तो मैं पहले टीजीटी का ही जानना चाहूंगा इंटरव्यू के बारे में। हाँ जी सर, कि थोड़ा सा कब हुआ था? 18 में, डेट तो नहीं याद होगा। सर मुझे फेब में 19 में हुआ था इंटरव्यू, 18 में हमारा एग्जाम हुआ था, 22 और 23 दिसंबर में। 22 में शायद टीजीटी था और 23 दिसंबर में हमारा 18 में पीआरटी का एग्जाम था, और फेब में दोनों के इंटरव्यू थे, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। एक डेट तो मुझे याद है कि 14 फरवरी थी, अब वो ध्यान नहीं कि पीआरटी थी या टीजीटी थी, क्योंकि उस दिन वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं। अच्छा, तो मतलब पहली पोस्टिंग कहाँ मिली पीआरटी की? मुझे सर पीआरटी की तो रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरा आया था, रायपुर रीजन में, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। हाँ। और मेरा टीजीटी आया था महाराष्ट्र में, मुंबई रीजन में, और अहमदनगर जहाँ शिरडी पड़ता है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैंने ज्वाइनिंग ली थी। अच्छा, तो इंतजार करते रहे होंगे पीआरटी वाले की कब आएंगे? हाँ जी सर, एक्चुअल में क्या था कि रिजल्ट तो लगभग साथ ही आ गए थे, लेकिन मैंने टीजीटी में मुझे कंफर्म था कि मेरा टीजीटी होगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी टीजीटी का बहुत अच्छा गया था, तो मैंने टीजीटी ज्वाइन किया था। पीजीटी का कहाँ दिया? कहाँ ज्वाइन? पीआरटी का। पीआरटी तो आपने बता दिया कि रायपुर छत्तीसगढ़। हाँ, और पीजीटी कहाँ दिया? टीजीटी सर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, अहमदनगर में। अच्छा, अहमदनगर में। अहमदनगर पड़ता है महाराष्ट्र में। अच्छा, वहाँ से ज्वाइन करके और मैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, तो आप टीजीटी के इंटरव्यू के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमसे, हमारे स्टूडेंट जानने के लिए वो उत्सुक है कि क्या होता है। पहले आप कौन से, कहाँ, यहीं पे हुआ लखनऊ में आपने बताया, तो स्कूल गए कैसा, वो बताइए। हाँ जी सर, मेरा जो टीजीटी का इंटरव्यू था, पहले तो मैं सभी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं और जितने भी कंपटीशन दे रहे हैं, अनाउंस हो गया थोड़ा सा, हाँ, बड़े डरे हुए हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है आप लोग अपना आत्मविश्वास बना के रखेंगे, क्योंकि जो पैनल में बैठे हैं वो सब भी जानते हैं कि आप एक लिखित परीक्षा पास करके आए हैं, तो आप सभी योग्य हैं। सिर्फ वो चेक क्या करना चाहते हैं, वो देखना क्या चाहते हैं, मेरे हिसाब से वो सिर्फ आपका आत्मविश्वास ही देखना चाहते हैं। वो किसी प्रकार की आपकी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं देखेंगे, बस वो यही देखेंगे कि आप क्लास में जाएंगे तो आप में उतना कॉन्फिडेंस, उतना आत्मविश्वास होना चाहिए जो आप बच्चों का नेतृत्व कर सकें। क्योंकि एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो सच्चा नेतृत्व करता है, वही एक सच्चा शिक्षक है। क्योंकि अगर आप में वो कैपेसिटी है तो आपको जो आता है वो आप बच्चों को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। अच्छा, तो अपना आत्मविश्वास बना के रखिए। मेरा जो इंटरव्यू था वो लखनऊ में गोमती नगर में था, गोमती नगर केंद्रीय विद्यालय में मेरा इंटरव्यू था, और पैनल में 5 लोग थे। टीजीटी के पैनल में 5 लोग थे, जिसमें से 2 महिला और 3 पुरुष थे। अच्छा। और जो एक मैम थी वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थी, और बाकी सब अलग अलग उससे थे। कोई मेरे से साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस किसी ने पूछे, किसी ने संगठन से रिलेटेड, किसी ने मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न मुझसे पूछे, और मैम ने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, या आपसे जो बालकों के से संबंधित है ना, बालकों के मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है कि उस समय पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप जो आपकी है आप वही बताएंगे। जो आपसे बच्चों से संबंधित समस्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मुझसे पूछा गया था कि आपकी क्लास में, आप 10th में पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास में एक बच्चा है स्मोकिंग करता है और बहुत सारे गलत कामों में लिप्त रहता है, आपको पता चला, आप उसकी कक्षा अध्यापिका हैं, आप एक क्या सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे उस बच्चे के लिए। अच्छा। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी प्रश्न का उत्तर दें बड़े सकारात्मक रवैये से दें।
आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक होके जाएं पैनल के सामने। और जो भी मैंने क्वेश्चन किए, मैंने तो, क्योंकि मैं हंसते हुए ही इसी तरह जैसे मैं आपके सामने हूँ इसी तरह किए, तो मैंने यही कहा कि सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि कभी कभी जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं वो हमारे परिवार से संबंधित होती हैं, है ना। तो हो सकता है कि बच्चे के घर का माहौल ही ऐसा हो कि वहाँ पर स्मोकिंग करना और ये सब करना बहुत नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा, है ना। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद, क्योंकि बच्चे का सबसे पहले कि बच्चों को ना हम जब 10वीं 12वीं का जो बच्चा होता है उसको हम संवेदनात्मक रूप से सुधार सकते हैं। इमोशनली टच उस बच्चे से करना चाहिए, क्योंकि डांट के मार के आप नहीं सुधार सकते, जैसे अपने बच्चे को करते हैं, जैसे अपने बच्चे को। फिर मैं उस बच्चे की काउंसलिंग करूंगी, उसे अपने पास बैठाऊंगी और उस जो वो कर रहा है उसके दुष्परिणामों से उसको बताऊंगी कि क्या इसके दुष्परिणाम है, क्या आगे जाके इसके आपको बुरे प्रभाव मिल सकते हैं, और उस बच्चे को समझाने की कोशिश करूंगी, उसकी काउंसलिंग करूंगी। उससे पहले मैं उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को जरूर जानूंगी कि पारिवारिक कैसा इसका माहौल है, कैसा माहौल है उसके घर का। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मैं आप सभी को ये कहूँगी कि अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की 6ठी से लेकर 10वीं तक की हिंदी की जितनी भी पुस्तिकाएं हैं, चाहे वो ए की हो चाहे वो बी, क्योंकि 2 कोर्स चलते हैं, आपको अगर आपको जानकारी हो तो हिंदी के 2 कोर्स चलते हैं, हिंदी ए और बी एनसीईआरटी में। तो आप दोनों को बहुत अच्छे से उसकी पूरी विषय वस्तु, क्या उसका इंडेक्स है, सब कौन कौन से राइटर हैं, उन राइटर्स के बारे में, अगर आपका कोई उसमें से पसंदीदा राइटर है तो उसके बारे में आप और ज़्यादा अच्छे से, ताकि वहाँ से अगर पूछा जाए कि आप पढ़ा रहे हैं आपका कौन सा फेवरेट, कोई आप ऐसा बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो आपको हिंदी विषय में, तो कोई एक ऐसा राइटर जिसके बारे में आप बता। आज मैं 8th क्लास में मेरा अरेंजमेंट था, मैं गया था तो मैं क्या, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो मतलब हाँ अरेंजमेंट था 8th में। हाँ जी, 8th क्लास भगवती चरण वर्मा की। तो कह रहे सर एसएसटी पढ़ाते हो, मैंने कहा रुक जा अभी मैं हिंदी मुझे दब नहीं रहा। तो मतलब इसका ये भाव है कि कभी भी कोई पंक्ति कि आप बताइए, और आपको आपके व्यक्तित्व से आपके और अगर हाँ ये भी मैं एक बताना चाहूंगी, और अगर ऐसा ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम विषय में है लेकिन बहुत अधिक किसी को हमने नहीं पढ़ा है, या बहुत अधिक हमारी रुचि नहीं किसी साहित्यकार में है, किसी लेखक में, तो आप अनायास ही ऐसे ही ये मत कह दीजिए कि मुझे वो पसंद है। आपसे पूछा जाए कि अच्छा आप कोई विषय के आप शिक्षण के लिए आ रहे हैं, हिंदी विषय का कोई अच्छा राइटर जो आपको बहुत पसंद है, और मैं ऐसे ही कह दूं कि मुझे ये पसंद है, वो उससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, वो आए थे वहां आप फंस जाओ। नूर सर आए थे, उनका क्या कि आप देख देते हैं हॉबी में रीडिंग बुक आप अपने आप को समझ रहे हैं ना, उनको उत्साहित कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं कि प्रश्न ऐसे करें। बस कोई ऐसा विषय मत लिख दीजिए जिसमें आप फंस जाएं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पुलिंदा है प्रश्नों का, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका है हॉबी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी। अब जैसे मैंने अपनी हॉबी लिखा था कि मेरी हॉबी है कविता लेखन। अच्छा। मैंने सिर्फ कविता लेखन लिखा था, कोई रीडिंग बुक, कोई राइटर, ऐसा कुछ मैंने नहीं लिखा था। अच्छा। और कविता लेखन क्योंकि वास्तविकता में मेरी हॉबी है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो मैडम आप लिखती हैं, आपने कुछ लिखा भी है? मैंने कहा हाँ जी सर, कुछ कविताएं मैंने लिखी हैं। तो उन्होंने कहा था कि चंद पंक्ति आप मुझे अपनी कविताओं की सुना दीजिए। हाँ। तो मैंने एक माँ के ऊपर एक कविता लिखी थी, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये मेरी सबसे पहली कविता है, और ये मुझे सबसे पहली है इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब भी है। हाँ। मैं आपसे ये कविता आपसे साझा करूंगी। तो मैंने उनको वही कविता एक सुनाई थी। और बाकी उन्होंने मुझसे अलंकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था कि माँ वाली कविता में 1-2 पंक्ति सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। माँ वाली कविता में दरअसल क्या है, ये मेरी थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड है। मेरी माता जी बहुत छोटी जब मैं थी तो मुझे छोड़कर भगवान जी के पास चली गई थी, स्वर्ग सिधार गई थी। तो मैंने ये उसी समय की लिखी हुई कविता है। ये मानिए मैं शायद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैंने ये कविता लिखी थी। तो कुछ इस तरीके से है। बचपन की गलियों में जब भी मैं झांका करता हूँ, जब भी मैं झांका करता हूँ, कितना अच्छा वक्त था वो, बस यही अनुभव करता हूँ। मैं आगे आगे रहता था, माँ पीछे पीछे रहती थी, कब होगा बड़ा तू मेरे बेटा, यही हमेशा कहती थी। भाई बहनों की क्या बात कहूँ, उनका तो प्यार अनोखा था, हर वक्त मस्ती शैतानी का ढूंढते रहते मौके थे। उनके तो प्यार अनोखे थे, दिन भर मस्ती शैतानी की हम ढूंढते रहते मौके थे। इस तरह की कुछ है, इसमें बहुत सारी है कड़ियाँ मैंने बाद में जोड़ी हैं, वो अभी मुझे फिलहाल याद नहीं है। इस तरह की जोड़ी है, सुनता रहूँगा आपसे। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा था, तो फिर आपने मतलब जब गए रूम में एंट्री ली, कब हुआ इंटरव्यू? शुरुआत में हो गया, बीच में हुआ या लास्ट? नहीं, मेरा इंटरव्यू लगभग मेरे से पहले काफ़ी कैंडिडेट जा चुके थे, बहुत एकदम जल्दी नहीं हुआ था, बिल्कुल बीच के में समझिए आप मेरा इंटरव्यू हुआ था, ना बहुत लास्ट में ना बहुत शुरू में।
अच्छा, और में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई अनुभव? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, वहाँ एक अनुभव सिर्फ ये था कि कुछ जो ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहते हैं जिनके पास ऑनर्स की डिग्रियां होती हैं, खासतौर से वैसे कॉम्बिनेशन एसएसटी में होता है, क्योंकि एसएसटी में के कॉम्बिनेशन, हाँ एसएसटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है कि आपके पास, क्योंकि स्टेट में जो होता है वो होता है कि एसएसटी के किसी भी विषय में से 2 विषय आपके पास होने चाहिए, लेकिन जो केवी कहता है वो कहता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक तो अनिवार्य है, ये आपके पास होना चाहिए, उससे अलग फिर कोई और इकोनॉमिक्स या जो भी इसके सब्जेक्ट हैं वो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है, कि हिंदी में तो सिर्फ यही है कि ऑलमोस्ट सभी के डॉक्यूमेंट्स, मेरे में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। कुछ ऑनर्स वाले डीयू के बच्चे थे, वो पता नहीं क्यों निकाल दिए गए थे, शायद संस्कृत का कुछ था। अच्छा। कि उनके यहाँ क्या होता है कि शायद 2 साल पढ़ते हैं लिटरेचर और ऐसा कुछ है, और तीसरे साल तो वो डीयू के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। बाकी हम लोगों को ऐसा कोई इशू नहीं था। 3 साल जिन्होंने हिंदी पढ़ा था एज एक विषय के रूप में, उनके सब डॉक्यूमेंट्स सही और अपना हम फेस करें। हाँ, एक माहौल एक बताऊंगी मैं कि हम लोगों को वहाँ की लाइब्रेरी में रोका गया था। इंटरव्यू से पहले स्कूल की लाइब्रेरी में कैंडिडेट्स को बैठा दिया गया था। हाँ। और जो जा रहे थे इंटरव्यू के लिए और जो इंटरव्यू दे के आ रहे थे, अपना सामान वहाँ पे रखे गए हुए थे, तो वो एक प्रेशर बनाते हैं उस समय वो एक प्रेशर, हाँ वो एक प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं वहाँ से वो बताते हैं अरे बड़ा बहुत मुश्किल था, ऐसा था वैसा, तो कुछ भी उनको पढ़ाने के लिए बोल दिया, तो उस समय क्या होता है कि एक मानसिक दबाव आप पे पड़ जाता है कि पता नहीं वो क्या पूछ लेंगे, अरे ये ऐसे डर रहा है तो ऐसा क्या होगा। तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहज रहें। अच्छा, उनको सुनना भी नहीं चाहिए, कई लोग टीचर तो ये भी, हाँ आप कभी क्या होता है कि हम खुद जिज्ञासु होकर पूछने लगते हैं, अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ, अरे क्या क्या पूछा गया, कैसे। बिल्कुल आप किसी से कोई बात मत, मेरा तो मानना यही है कि आप किसी से बिल्कुल बात मत कीजिए, और अगर आपको कोई कह भी रहा है, बता भी रहा है, तो उससे असहज मत होइए। अच्छा। बिल्कुल सहज रहिए, शांत रहिए, क्योंकि आप शांत रहकर ही अपना 100% दे पाएंगे। जब आप बिल्कुल सहज रहेंगे तो ही आप दे पाएंगे, जो आपको आता है वो अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि अगर हम असहज हो जाएंगे तो हम जो आता है वो भी अच्छे से नहीं बता पाएंगे। एकदम सही कहा आपने। उन्होंने मुझसे जाकर ये कहा था कि मैम आप 6 से लेकर 10th तक जो भी विषय आपको आता हो, जो भी मतलब हिंदी में जो भी, हाँ डेमो क्लास के बारे में बता रही हूँ, हाँ। जो भी आपने टॉपिक प्रकरण जो भी आपने तैयार किया है, आप वो हमें पढ़ा दीजिए। तो मैंने 6th क्लास टॉपिक आपको, हाँ उन्होंने खुद से, आप मतलब उन्होंने खुद टॉपिक नहीं दिया कि आपको जो भी आपने तैयार करके आए हैं वो आप पढ़ा दीजिए। हाँ। वो आप बता दीजिए। मोस्टली यही होता है मोस्टली। हाँ। तो प्राइमरी में भी यही हुआ था। प्राइमरी में मुझे याद है मैंने विशेषण पढ़ाया था प्राइमरी। अच्छा, टीजीटी के बता दीजिए फिर। हाँ। तो मैंने फिर वहाँ पर एक 6th क्लास का पहला चैप्टर है, वह चिड़िया जो। अच्छा, वह चिड़िया जो, हाँ चोंच मारकर, मैंने वो कविता उनको पढ़ाई थी और बहुत अच्छा रहा था। मेरी राइटिंग थोड़ी साफ है तो उन्होंने बहुत सुंदर लिखती है। मैं अच्छा आपके पीरियड के बाद मेरा पीरियड लगता है, मैं देखता हूँ, मैंने कहा किसकी राइटिंग है, भावना मैम। मैंने कहा बाप रे, मैंने कहा कभी बट इतना सुंदर, बोर्ड पे भी इतनी निखरती है राइटिंग। हाँ, मेरी राइटिंग बचपन से ही साफ है तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। तो बच्चे सुनेंगे तो कहेंगे कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, तो उनको क्या? नहीं, देखो बिल्कुल आप परेशान होने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन एक चीज रखिए, क्योंकि राइटिंग आपकी जैसी अब सुधरेगी तो नहीं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में मैं जहाँ पहले पढ़ाती थी, मैं टीचिंग से ही आई हूँ, क्योंकि तो मैं मार्कर से लिखती थी व्हाइट बोर्ड पर। आप यहाँ पर चौक चलती है, केवी में हम बोर्ड और चौक से पढ़ाते हैं ब्लैक, तो वहाँ पर आप बस सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपकी लाइनिंग सीधी जानी चाहिए, क्योंकि एक ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। हाँ। तो आप खुद से देख सकते हैं लिखकर, आप छोटा बोर्ड एक लाके उस पर सीधा लिखने का प्रयास कर सकते हैं। शब्दों के बीच में गैप रखें, आप ध्यान रखें कहीं अगर अनुस्वार लगना है, इन सब छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें, क्योंकि वो माइंड करते हैं। नहीं में अनुस्वार होता है, नी में अनुस्वार होता है, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। मैथ और इंग्लिश वालों को तो इग्नोर, हिंदी वालों को क्या कहते हैं, एसएसटी वालों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि भाषा शिक्षण में वो आपकी ये बिल्कुल ज़्यादा इन पर ध्यान देते हैं कि आपको कितनी समझ है भाषा की, है ना, क्योंकि आपको खुद समझ होगी तभी आप पढ़ा पाएंगे। तो मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था और वो उससे संतुष्ट थे उन्होंने, बल्कि मेरे सामने ही एक मैडम जो लेडी टीचर थी, मतलब सब्जेक्ट से, एक तो सब्जेक्ट से रिलेटेड बैठी थी, जो दूसरी मैम बैठी थी, उन्होंने मेरी राइटिंग की मुझे ही तारीफ की थी कि आपका लेख बड़ा सुंदर है मैम। तो ये एक पॉजिटिव था। एक उन्होंने मुझसे अलंकार से क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा था दृष्टांत और संदेह में क्या फ़र्क है। अच्छा, आप उदाहरण दीजिए और फिर हमें समझाइए भी कि आप अगर हमें पढ़ा रही हैं तो आप ये कैसे बताएंगे, क्या दोनों में फ़र्क है। तो वो मैंने उनको दोनों को बता दिया था, दृष्टांत और अलंकार और संदेह अलंकार में क्या फ़र्क है। एक उन्होंने कहा था कोई भी आप बुक उठा लीजिए इसमें से, तो ये था कि 10th की बुक सबसे ऊपर रखी थी, तो मैंने 10th की बुक उठा ली।
उन्होंने कहा मैम आप कुछ भी खोलिए। तो जब मैंने उसमें खोला, पद्यांश में कुछ भी खोलिए, तो जब मैंने पद्यांश में खोला तो तुलसीदास जी खुलकर आए सामने। अच्छा। और उसमें टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पढ़ा मैंने, बहुत शानदार, बहुत शानदार है, गर्मा गर्म एकदम। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़ा ओजपूर्ण है, बड़ा वीर रस से भरा हुआ है। एक पंक्ति बताइए उसमें। यही है सबसे, तो जो मुख्य पंक्ति हम पहला ही है जो इसमें है, नाथ संबुधन भंजनुहारा होए कोई एक दास तुम्हारा। तो यही पंक्ति पढ़ी थी, क्योंकि ये पहला ही पद्यांश है। तो उन्होंने हमें कहा कि मैडम ये पहला पद्यांश आप पढ़िए और इसका अर्थ हमें समझाइए। मतलब केंद्रीय विद्यालय को एक से एक डायमंड मिला है, ये बात है। केंद्रीय विद्यालय ऐसे केंद्रीय विद्यालय नहीं हाँ, है। ये बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय का जो आप नाम जैसे है, शिक्षक और जो योग, मतलब एक से एक डायमंड छांट के लाते हैं। तो आप भी हैं, आप निखारिए, आपको यहाँ पे ढीला नहीं पड़ने देंगे, शानदार बना देंगे आपको निखार के। तो ये बड़ी शानदार बात है। तो और ग्रामेटिकल के कौन कौन से टॉपिक? उन्होंने देखिए अलंकार से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने मुझे संधि करने के लिए दी थी। अच्छा। उन्होंने मुझे संधि दी थी, दीर्घ संधि से बड़ा आसान सा एक प्रश्न था। तो उन्होंने मुझे ये कहा था, वो शब्द मुझे याद है, अनुबंधोपाध्याय एक राइटर हैं हिंदी की। वो महात्मा गांधी की सहयोगी रही हैं और उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखे भी हुए हैं, लेख हैं, वो उनके आते हैं विषय में। तो उन्होंने मुझे बंधोपाध्याय का संधि विच्छेद करने के लिए कहा था। बंधोपाध्याय शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए कहा था और पूछा था कि इसमें संधि कौन सी, आप करके बताइए। एक उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, रस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी रस का उदाहरण बता दीजिए, जो भी रस आपको पसंद हो, उस रस का कोई भी एक उदाहरण बता दीजिए और उसे हमें समझा दीजिए। मैंने वो उनको समझाया था। एक उन्होंने अतिशोक्ति अलंकार का मुझसे उदाहरण पूछा था। अच्छा। अतिशोक्ति अलंकार का ये मतलब मुझे लगता है यही टॉपिक ज़्यादा वास्ट, ज़्यादा टॉपिक आप ये समझिए, एनसीईआरटी को आप पकड़ लीजिए। अच्छा। और जो 9th 10th के ग्रामर के टॉपिक हैं, यही 9th 10th के अलंकार, समास, यही टॉपिक 9th 10th में आते हैं। और इन्हीं टॉपिक से उन्होंने अलंकार, समास, रस, संज्ञा, सर्वनाम, हाँ, ये सब टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। और यही उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड इतना ही अलग अलग बोर्ड के बच्चे से, पंजाब बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी, तो वो ध्यान रखें क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, वो एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। ये सिर्फ आपका सीबीएसई की जो बुक्स हैं, यानी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। किसी स्टेट गवर्नमेंट के जो बुक्स आती हैं उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है, उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं आपसे। लेकिन फिर भी आप अपने सेफ साइड व्याकरण पे इतनी पकड़ बनाइए कि अगर वो व्याकरण से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसका जवाब दे सके। और 1% अगर आपको नहीं आता तो वहाँ आप कुछ भी गलत सलत बताने की कोशिश ना करें। वहाँ पर आप सीधा सिर्फ एक कहेंगे कि सर मुझे माफ़ कीजिए, इस समय क्षमा कीजिए। हाँ, क्षमा कीजिए, इस समय ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बस। अच्छा। ये एक आपको कहना है। आप बाकी बिल्कुल भी उनको आप ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा कुछ बताने की कोशिश करें या घसीटने की कोशिश करें। आप ऐसा बिल्कुल प्रयास ना करें। टॉपिक से बियॉन्ड व्यक्तित्व या करंट अफेयर के क्वेश्चन या जीके का कुछ? सर देखिए, मुझसे तो मैं अपना अगर आपसे बताऊं तो अनुभव आपसे साझा करूं तो मुझसे तो किसी भी तरह के करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। सही बात है। मुझसे उन्होंने मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछे थे, आप कहाँ से हैं, और मुझसे ये भी पूछा गया था कि आपका परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे, कहाँ सेट है, आप कहाँ रहते हैं। मैंने बताया कि मैं यहाँ पर सर रहती हूँ, ये है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको हम कहीं दूर भेज देते हैं, हम आपको असम आपकी पोस्टिंग कर देते हैं, हाँ। और आपकी तो परिवार बिखर जाएगा, आपका बच्चा पढ़ता है, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, आपका एक परिवार है, तो आप क्या करेंगे उस समय? हाँ। आप जॉब को, आप नौकरी पर जाएंगे? आपके पति ने अगर मना कर दिया आपको कि नहीं जाना, तो फिर आप क्या करेंगे? हम आपका सिलेक्शन कर दें और आपको वहाँ भेज दें और आपके हस्बैंड मना कर देते हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो मैंने उनको आंसर दिया कि सर मेरे हस्बैंड ही मुझे इंटरव्यू दिलाने आए हैं। वाह। और जो मुझे केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू दिलाने आए हैं, तो वो इसीलिए दिलाने आए हैं कि मेरी पत्नी का सिलेक्शन हो, मेरी पत्नी का चयन हो। और वो ये भी जानते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय है वो राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय हैं, वो पूरे राष्ट्र में कहीं भी मुझको भेज सकते हैं। तो वो इसके लिए वो भी माइंड उनका मेकअप है, वो भी मानसिक रूप से तैयार हैं और मैं भी मानसिक रूप से तैयार हूँ कि केवी मुझे कहीं भी भेजेगा तो मैं जाने के लिए तैयार। आंसर देने का तरीका, ये देखो, ये आंसर इस तरह के हर प्रश्न का आंसर तो हम बाद में देखेंगे कि, लेकिन तरीका ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव बात करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा था, वो बॉडी बिल्डर था टीचर, मतलब उसका बॉडी देख के कहते थे कि, और प्राइमरी टीचर के लिए क्या, तो उसने कहा कि आप बच्चों गलती करते हैं, शरारत, मतलब आपस में वो बात कर रहे थे पैनल, तो उनको तो थोड़ा सा मारना भी मुझे लगता है सही है। तो उसने कहा, उसके बॉडी देख के वो जानबूझ के उनको कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इस प्रश्न को जवाब एकदम से डिसएग्री करना कि नहीं सर, मेरा मानना है कि बच्चों को सजा देना अच्छी बात नहीं है। तो मतलब मेरे से भी एक प्रश्न इस तरह का पूछा गया था। उन्होंने मेरे से पूछा गया था
कि आप ये बताइए, बच्चा बहुत उद्दंड है, बहुत शैतानी कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो आपके बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहा है, तो आप उसे क्या शारीरिक दंड देंगे? तो मैंने भी यही कहा था कि सर बिल्कुल मैं शारीरिक दंड देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि मेरा मानना है कि शारीरिक दंड देने से पशु को हम बस में कर सकते हैं, इंसान को नहीं। क्या बात। क्योंकि उसके पास उसका मानसिक स्तर इतना होता है उसका कि हम उसको समझा सकते हैं। तो मैं बार बार प्रयास करती रहूंगी, जब तक प्रयास करती रहूंगी जब तक वो बच्चा सुधरेगा नहीं। तो मैंने इसी तरह आंसर किया था। ये होता है किसी भी बात को पॉजिटिव मैनर में एकदम ब्लंटली नहीं जवाब देना। हाँ। मतलब रिक्वेस्टली, विनम्रता से। और हम ये भी नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कि आप शारीरिक दंड देंगे, तो हम ये भी नहीं कहते नहीं सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोल, ऐसे नहीं। आप बोलोगे नहीं सर मेरे हिसाब से मैं शारीरिक दंड देने के पक्षधर नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि मेरा मानना है कि पशु, मतलब इस तरह से आप आंसर करें कि सामने वाला संतुष्ट भी हो जाए और उसे ये भी ना लगे कि आप उसकी बात का विरोध कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो मतलब कितनी देर इंटरव्यू चला लगभग? सर मेरा लगभग 25 मिनट, टीजीटी का इंटरव्यू मेरा 25 मिनट के आसपास चला था। मेरी टीचिंग ही काफी लंबी, मेरे ख्याल से 5-6 मिनट में उन्होंने मेरी पूरी कविता पढ़ी थी। अच्छा, टॉपिक जो दिया था पढ़ाने के लिए, पढ़ाने दिया? हाँ, उन्होंने जैसे होता है नॉर्मली, क्या मैंने सबसे सुना है कि बस वो पढ़ाने देते हैं, स्टार्टिंग कराते हैं और फिर उसके बाद बैठा देते हैं। लेकिन उन्होंने मेरा पूरा अच्छे से अर्थवर्थ भावार्थ अच्छे से सुना था। हाँ। अच्छे से, और मुझे दिया उन्होंने 7-8 मिनट उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए ही दी थी। अच्छा। और उसके बाद ये सब क्वेश्चन आंसर उन्होंने किए, और बाकी जो क्वेश्चन थे मेरे से कोई भी समसामयिक तथ्यों से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। अच्छा। सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न किए गए थे, थोड़े बच्चों के बारे में प्रश्न किए गए थे, और एक तो क्वेश्चन मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि। हिंदी में मैंने देखा है कि इंटरव्यू में शब्द डिफिकल्ट लिखवाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। हाँ, नहीं, मुझसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का नाम लिखवाया था मुझसे। तो ये कठिन शब्दों, और अज्ञे जी का पूरा नाम मुझसे नहीं लिखवाया, लेकिन मेरे एक साथी बता रहे थे कि उनसे अज्ञे जी का पूरा नाम पूछा गया था। अच्छा, है ना? तो इस तरह के कुछ आप ध्यान रखेंगे, जो हमेशा पूछे जाते प्रश्न हैं, उस तरह के प्रश्नों पर आपने दूसरों का कहा, एक दो कोई बात बता दीजिए जो आपके दोस्तों ने कहा हो, कुछ अपने अनुभव, एक दो कुछ भी। हाँ, एक दो यही एक अनुभव है कि मेरी एक फ्रेंड ही थी, हालांकि वो भी सिलेक्ट हो गई थी, उनका मैं आपको बताती हूँ। वो पीजीटी हैं, वो बता रहे थे कि उनसे एक पद्यांश पढ़ने के लिए दिया गया। अच्छा। और उनसे वो पद्यांश नहीं आता था, है ना? तो उन्होंने वहाँ पर, मतलब कविता के कारण शब्दों कठिन शब्द थे तो उसको पढ़ने नहीं, पूरा पद्यांश का भावार्थ उनसे करने के लिए कहा गया। अच्छा। तो उन्होंने 1-2 लाइन कोशिश की उसको अर्थ समझने की, लेकिन हाँ, इत्तेफाक है कि हो सकता है उनके उस समय माइंड में ना आया हो या जो भी रहा हो, उन्होंने सीधा कह दिया कि सर मुझे क्षमा कीजिए, इस समय मैं नहीं बता पा रही हूँ, नहीं व्याख्या कर पा रही हूँ, बस। तो आप ऐसा, मैं वही कह रही हूँ, और उनका सिलेक्शन हुआ है कि रिटन में जबरदस्त रहे होंगे। हाँ, रिटन में भी और शायद उनके इंटरव्यू में 48 मार्क्स हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 48 मार्क्स हैं आउट ऑफ 60। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की, मेरे भी 52 नंबर थे इंटरव्यू में, टीजीटी के इंटरव्यू में। मैं ये पूछने वाला था, इन्होंने बता दिया। टीजीटी में 52 मार्क्स। हाँ, टीजीटी में मेरे 52 थे। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कुछ ऐसा है, क्योंकि देखो सब हमसे नहीं आ सकता, और हम सामने वाले के दिमाग को नहीं जान सकते कि वो क्या पूछ ले। सही कह रहे हैं। इंटरव्यू का क्राइटेरिया इतना होता है कि कोई सिलेबस उसका नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, तो आप बहुत परेशान ना हो। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आप कहेंगे कि सर श्रीमान मैं क्षमा चाहता हूँ, या श्रीमती जो भी आपके सामने है मैं क्षमा चाहता हूँ, इस समय ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, आप इस तरह से आप एक बहुत सहज तरीके से आप, तो मतलब पूरा इंटरव्यू शानदार, मतलब अच्छा, बॉडी लैंग्वेज देख के निकलते समय कैसा लगा? देखिए, बॉडी लैंग्वेज की 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। हम लोग अपनी फाइल लेके जाते हैं, हालांकि हमारे सब दस्तावेज उनके पास ऑलरेडी होते हैं, उनके पास पैनल के पास, हाँ, सभी पैनल के पास कॉपी हमारी होती है, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी फाइल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी होती है। तो मैंने तो, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, तो मैंने साड़ी वेयर की हुई थी, उस समय साउथ कॉटन की एक साड़ी मैंने पहनी थी, और पॉनीटेल बना रखी थी, और जैसे मैं भी आपके सामने हूँ बिल्कुल इसी तरीके से थी। फरवरी के दिन ठीक होते हैं, तो स्वेटर जर्सी की आवश्यकता नहीं थी। और वहाँ जाकर आप जब जाएंगे, पहले तो आप सबसे पहले उनसे आप अनुमति लेंगे अंदर आने की। अच्छा। अगर आप हिंदी में जा रहे तो श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना? इस तरह से आप अनुमति ले सकते हैं, आ सकती हैं, सही नहीं रहेगा हिंदी, है ना? अगर आप हिंदी में, मैं हिंदी ही कहूँगी। हाँ। क्योंकि देखो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं कि हम अंग्रेजी में बोल देते हैं, फ्लो में हम शब्द बोल देते हैं, लेकिन मेरा, सॉरी उसको मिट कर दिया। हाँ। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कोशिश करें कि अधिकतर शब्द
हिंदी में बोलने का प्रयास करें। उसका एक पॉजिटिव मतलब उसका ये भी एक नहीं पॉजिटिव, आप बहुत क्लिष्ट हिंदी मत बोलिए, ऐसा भी कुछ नहीं, बहुत मुश्किल मत बोलिए कि जो आप ही को समझने में बड़ी मुश्किल हो। आप इस तरह की हिंदी बोले सामने वाले को समझ ही और ना आए। बहुत ज्यादा फेक एक्टिंग नहीं कीजिए कि आपकी मान लीजिए कहीं को हिंदी बोलने में दिक्कत है, हाँ। इंग्लिश बैकग्राउंड से पढ़ी है और तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सहजता बहुत से सहज तरीके से, जैसे मैं भी अभी आपके सामने बैठी हूँ, मैं बहुत सारे वर्ड मैंने इंग्लिश के यूज कर चुकी हूँ, हाँ। है ना, तो आप सहज होने चाहिए। अब कोई इंग्लिश का टीचर है तो उसको इंग्लिश बोलनी ही चाहिए ना, बोलनी चाहिए। उनसे तो अगर आप हिंदी विषय के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पर हिंदी में अनुमति लें, अंदर जाएं और अंदर जाकर आप तब तक खड़े रहें जब तक वो आपको बैठने के लिए स्वयं ना कहें। सही बात। आप खुद से नहीं कहेंगे कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, आप ऐसा नहीं कहेंगे। वो खुद आपसे जब आपसे कहें कि आप बैठ जाइए तो अब फिर आप बैठिए आराम से। और अच्छा, बहुत से बच्चे मैंने देखे कि वो जो अपने लेके जाके ऐसे सामने उनके रख दिया, कुछ कहीं और साइड में रखने की कोशिश करते हैं, अपनी जो फाइल वो लेके जाते हैं, किसी और चेयर पे रखने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो आप बिल्कुल उसके लिए बहुत असहज मत होइए, उसको पकड़ के अपने यहाँ पर आप अपने पैरों पर रख के ऐसे बैठे रहें। और जब आपको पढ़ाने के लिए कहा जाए, जब डेमो क्लास के लिए आपको कहा जाए, तो आप जैसे उठेंगे तो जिस चेयर पर आप बैठे हैं उस चेयर पर उसको आराम से रख के, और वो आपको चौक डस्टर बाकायदा रखते हैं वहाँ पास में, उसको उठाकर आप अपना पढ़ाना शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया। अब मैम टीजीटी का पूरा आपने बहुत अच्छे से बताया, पीआरटी के बारे में बताइए। तो पीआरटी में मतलब पहले तो टीजीटी का ही हुआ था ना, उसमें 52 मार्क्स आया और उसी पोस्ट पे अभी कार्यरत हैं। बता दिया थोड़ा सा, पीआरटी में 56 और ज्यादातर बच्चे पीआरटी के हैं। हाँ जी। तो उनके लिए आप थोड़ा सा बारीकी से बताइए कि पीआरटी में लखनऊ गोमती नगर में ही सेम स्कूल था? नहीं सर, गोमती नगर नंबर 2 था। अच्छा। वहाँ पर मेरा पीआरटी का इंटरव्यू था, हालांकि नंबर 1 में भी था, लेकिन जो मेरा बैच था वो नंबर 2 में था। उसमें फाइल डॉक्यूमेंट्स में कोई अनुभव? फाइल डॉक्यूमेंट्स में सर मेरे साथ तो किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आई थी। पीआरटी में मुझे लगता होता भी नहीं है, पीआरटी में ज्यादा नहीं होता। अभी बीएड वाले बच्चों का थोड़ा सा अभी ये डर है कि नहीं हो, लेकिन अभी तक तो पीआरटी के लिए भी बीएड है। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट को लेकर मैं बात बताना चाहूंगा, किसी पे शक होता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी का ओबीसी का या इस तरह का कुछ। हाँ, एक मैं आपको साझा करूंगी, एक अनुभव मुझे भी सर के उससे याद आ गया। एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि मेरे फादर का नाम है भगवान चंद्र। अच्छा। ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं मेरे पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट में भगवान चंद्र है, DER, कहीं पे DRA और कहीं DRA है। तो वहाँ वो एक थोड़ा सा है। तो मुझे, क्योंकि पहले से ही मैं 1-2 बार इंटरव्यू फेस कर चुकी हूँ उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट के, तो मुझे अंदाजा था कि इस चीज़ के लिए हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ जाए। तो मैं पहले से ही एक एफिडेविट बनाकर ले गई थी। क्या बात है। मैं पहले से ही एक एफिडेविट बना के ले गई थी कि ये व्यक्ति भगवान चंद्र एक ही व्यक्ति है। इस तरह का मैं एक साधारण सा डॉक्यूमेंट्स है, आपको इसमें बन जाता है, ये कचहरी में जाएंगे आप तो ये बन जाएगा एफिडेविट। ये इस तरह की अगर किसी के साथ कोई आपत्ति है तो मैं अपने पिताजी का नाम है लक्ष्मी राउत, पिताजी का नाम है, तो उसमें जो स्पेलिंग है LAKSH और कहीं पे LAX लिखते हैं। तो मेरे से मैंने नहीं जमा किया था, जिन्होंने मतलब आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में स्कूल ज्वाइन किया तो उन्होंने एफिडेविट लेके जमा किया। हाँ, और ये भी है, वो समय देते हैं आपको, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनके साथ कुछ आपत्तियां थी, कुछ परेशानियां थी उनके दस्तावेजों में, तो उनको समय दिया गया था। मतलब आपको टाइम दिया जाता है कि आप, हाँ, आपको डरना नहीं, मैं तो ये लेके नहीं आया, हाँ, ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो अब लाया नहीं तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए वहाँ के अधिकारी से, जो भी वहाँ पर होगा उस समय, आप उससे अनुमति ले सकते हैं, वो आपको समय देंगे कि नहीं तो कि इतने टाइम देंगे, इतना आपको जमा करना। तो पीआरटी का जब रूम खुला कब, कैसा क्या? हाँ सर, पीआरटी में कब हुआ, मतलब शुरू में उसका? नहीं, पीआरटी में भी मेरा नाम भावना शर्मा है, तो मेरा लगभग, अच्छा, वो भी एक असर है मुझे लगता है। मेरा सबसे लास्ट में मेरा हालत है, इसलिए मैं बार बार पूछता हूं। नहीं, मेरा इंटरव्यू लगभग 4-5 बच्चों के बाद ही मेरा पीआरटी का भी इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। और पीआरटी के इंटरव्यू में थोड़ा सा मेरे साथ क्या रहा था कि मेरे से पहले 2 वाइफ हस्बैंड थे, वो दोनों ही सिलेक्ट मतलब रिटन क्वालिफाई करके आए थे। अच्छा। और दोनों का इंटरव्यू था, तो उनमें पीआरटी। अच्छा। तो जब मैं इंटरव्यू से पहले वहाँ रूम में, वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, तो उनमें से वाइफ का पहले हो गया इंटरव्यू, और वो आकर उसका शायद ए से कुछ नाम, वंशिका वगैरह कुछ ऐसा नाम था, उसने आके बड़ा माहौल ऐसा कर दिया, नेगेटिव कर दिया, डरावना माहौल, उसने डरावना कर दिया। अरे वो तो ऐसे पूछ रहे हैं, वो तो ये भी देख रहे हैं, वो तो ऐसे देख रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब, हालांकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत सकारात्मक, बातों से लग गया होगा बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व है मेरा। मैम का गला थोड़ा सा अब ठीक नहीं है, फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि पेपर अनाउंस हो गया। हाँ, मैम कह रही थी कल, मैंने सर से कहा कि हम फिर करेंगे, तो सर ने कहा नहीं मैम आज ही करना है। मेरा ये प्रयास कैसा लगता है वो भी थोड़ा बता दें। नहीं, बहुत सर का बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं बताऊं ये बहुत सारे बच्चों के लिए लाभप्रद होगा, बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद होगा ये। और नहीं, बच्चे कहेंगे कि फिर आपने बीच में इंटरप्ट किया, वो बात जो कह रहे थे पति पत्नी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, वाइफ ने जैसे आके, वो हस्बैंड भी उनके वेटिंग रूम में बैठे थे, दोनों का इंटरव्यू एक ही साथ था, एक ही जगह था, तो उसने जो माहौल थोड़ा नकारात्मक
सकारात्मक किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हल्का सा प्रभाव मेरे पर भी उसका पड़ा शायद, और पड़ता ही है जब, क्योंकि देखिए बारिश हो तो भीगेंगे तो सभी। कोई थोड़ा बच जाएगा और कोई पूरा भीग जाएगा, बस इतना फर्क है। तो फिर उसके बाद जैसे खैर मैंने फिर भी अपने आप को बहुत सहज करने की कोशिश की कि कुछ नहीं है, जो उसके साथ हुआ है वो उसका है, मेरे साथ जो होगा वो मैं देखूंगी। तो मैं रूम में गई, उसके बाद बहुत अच्छे से मैं गई वहाँ पर बैठी, और उस पैनल में 4 लोग थे। अच्छा। 2 महिलाएं थी और 2 पुरुष थे। और टीजीटी में कितने थे? वहाँ 5 लोग थे। अच्छा। वहाँ पर 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे। यहाँ 4 पर का मतलब मुझे लगता है चारों सब्जेक्ट या कुछ रखे होंगे ऐसे, ऐसा नहीं मैं खैर, लेकिन हाँ 4 लोग थे। अनुमान ही हो सकता है कि मुझे लगता है कोई शायद HM रहे हों, कोई किसी विषय के, HM तो पक्का रहे, हाँ कोई किसी विषय के ऐसे कुछ रहे होंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा यही कि जैसे मैं गई, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, मैंने अपना परिचय दिया हिंदी में। हाँ। और परिचय देने के बाद जब मैंने अपना परिचय ख़त्म कर दिया, तो उन्होंने मुझसे ऐसे, उन्होंने भी बुक रखी हुई थी फर्स्ट टू उन्होंने 5th तक की। अच्छा। सारी चारों बुक की उन्होंने EVS, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, चारों उन्होंने बुक रखी हुई थी। और उन्होंने मुझसे हिंदी में ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, कोई इंग्लिश वगैरह की मुझे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहा कि मुझे लैंग्वेज, उन्होंने हिंदी में ही प्रश्न पूछे और मैंने PRT में भी हिंदी में ही आंसर किए। अच्छा। तो मेरे साथ कोई लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप क्या पढ़ाना चाहेंगे, मतलब जब पढ़ाने के लिए आया तो मैंने वहाँ पर विशेषण, बच्चों को विशेषण का टॉपिक, मैंने विशेषण वहाँ पर पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद फिर राइटिंग वगैरह सही रही, मेरी डेमो क्लास सही रही। वहाँ पर उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि एक बहुत छोटा बच्चा है जिसका अभी अभी विद्यालय में एडमिशन हुआ है। अच्छा। 1st क्लास में आपके विद्यालय में आया है, 6 साल का बच्चा है, वो रोता रहता है वो क्लास में, और आप उसकी कक्षा अध्यापिका हैं। एक कक्षा अध्यापिका, वो ना किसी विषय का काम करता है, ना कॉपी खोलता है, ना वो पढ़ना चाहता ही नहीं है, वो रोता रहता है, अपनी मम्मी को याद करता रहता है। तो आप क्या करेंगे, कक्षा अध्यापिका के नाते आप क्या करेंगे? तो मैंने यही कहा था कि सर सबसे पहले तो मैं उस बच्चे को कक्षा कार्य से अलग ले जाकर, जब भी मैं खाली रहूँगी विद्यालय में, चाहे मेरा खाली कालांश हो, चाहे मेरा लंच हो, मैं उस बच्चे को अपने साथ लेके जाऊँगी। मैं उसके साथ सहज होने की कोशिश करूँगी। अच्छा। उसके साथ माता जैसा रिश्ता। कह रहे मैडम ऐसे तो क्लास में 2 4 6 बच्चे भी हो सकते हैं क्या? हाँ, वो उलझा रहे थे मुझे, और मुझे पता भी था कि वो मुझे उलझा रहे हैं कि ऐसे तो कक्षा में जरूरी नहीं है एक ही बालक हो, ऐसे 4 6 बच्चे भी हो सकते हैं, क्या आप सबकी माता जी बन जाएंगी वहाँ? उन्होंने मुझसे सिर्फ इसी तरीके से, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, ऐसे ही प्रश्न किया था कि आप सबको ऐसे ही सहज कर लेंगे? मैंने कहा सर देखिए, एक समय में मैं एक समस्या को सुलझाऊंगी, मैं 6 के 6 बच्चों को एक साथ नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि घर पे भी मेरे 2 बच्चे हैं सर। मैंने इसी तरह उनको बारी बारी से समाधान ढूंढेंगे। हाँ, मैंने कहा सर घर पे भी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों की माता हूँ, तो जब एक की समस्या मुझे ज़्यादा लगती है तो मैं उसको सुलझाने का प्रयास करती हूँ, फिर मैं दूसरे की समस्या को लेती हूँ। तो वहाँ भी मैं ऐसे ही करूँगी, जिस बच्चे की मुझे सबसे ज़्यादा, जो समस्यात्मक बच्चा लगेगा, जिसको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत होगी, मैं सबसे पहले उस बच्चे को अपने साथ सहज करूँगी, उसे थोड़ा समय दूंगी। हो सकता है मैं अपना लंच उसके साथ शेयर करूँगी, उससे बच्चे से कहूँगी, वो क्योंकि वो माँ को याद करेगा, बहुत छोटा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, तो मैं उससे कहूँगी कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाऊंगी, आज मम्मी आएंगी, मम्मी के साथ मैं भी बात करूँगी, आप भी बात करेंगे, उससे सहज करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने अपना, क्योंकि उस समय मेरा मन इसी तरह का आंसर देने का था, तो मैंने ऐसा ही किया। और ये प्रैक्टिस मान लीजिए अकेले में थोड़े से, जैसे इस तरह के प्रश्न आए तो इसको सोचते रहे। आप देखिए, कुछ बच्चों की समस्या से रिलेटेड प्रश्न वो आपसे जरूर करेंगे, अनिवार्य है, क्योंकि वो जानते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो बाल मनोविज्ञान, किशोर हैं तो उनसे रिलेटेड जो आपका किशोरावस्था के बच्चों के साथ जो भी जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो अनुशासनात्मक, खास तौर से अनुशासनात्मक समस्याएं उनके साथ आती हैं, तो आप उनसे रिलेटेड प्रश्नों को अपने मन में सोचेंगे, खुद प्रश्न बनाएं और खुद उनका समाधान सोचें। किसी को सामने, जैसे पिताजी हैं, कोई बड़ा भाई है या पढ़ा लिखा, हाँ बिल्कुल, इस तरह का प्रैक्टिस। पहले तो सबसे बड़ी बात है, आप आंसर किसी भी प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप प्रश्न बना पाएंगे। ये बात है। तो मैं तो आपसे चाहती हूँ, आप खुद सोचो कि मेरी क्लास में ये समस्या है, मैं इसका समाधान कैसे कर सकती हूँ। पहले समस्या बनाओ, सही बात, फिर उसके बाद आपको समाधान खुद नजर आए। जैसे केंद्रीय विद्यालय क्यों, मतलब ताबड़तोड़ में बोल रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं, हिंदी में खास क्या है आपका, ऐसा क्या व्यक्तित्व के विद्यालय के लिए उपयोग हो? बिल्कुल, मतलब अच्छा हाँ, केंद्रीय विद्यालय क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी प्रश्न मुझसे पूछा गया था। मुझसे ये कहा गया था कि मैम आप केंद्रीय विद्यालय ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी स्टेट गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाना, प्राइमरी में? हाँ, तो मैंने उनसे यही कहा था कि सर ऐसा नहीं है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहती, मैंने स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं, और वहाँ भी कुछ में चयनित हूँ, कुछ में पूर्ण रूप से भी चयनित नहीं हुई हूँ। अगर मैं वहाँ पर मुझे नियुक्ति पहले मिल जाती, मैंने स्पष्ट जवाब दिया था कि अगर मुझे वहाँ नियुक्ति मिल जाती है तो मैं वहाँ भी बिल्कुल जाऊँगी।
मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं मैं केवी ही ज्वाइन करूंगी, मैं ये केवी बढ़िया है, वो ये है, हाँ मैंने किसी निम्न है, प्रकार बिल्कुल ये नहीं क्योंकि कभी मेरे बोलना लिए मेरे लिए अध्यापक बनना अनिवार्य है। मुझे अध्यापन कार्य अच्छा लगता है, मुझे अध्यापक बनना है, चाहे वो मैं स्टेट के बच्चों को पढ़ाऊं या मैं संगठन के बच्चों को पढ़ाऊं। एकदम सही। क्या मेरे लिए पूरे देश के बच्चे एक समान हैं, तो मैं अगर वहाँ मुझे नियुक्ति पहले मिल जाती है तो मैं वहाँ नियुक्ति लूंगी, और अगर सर मुझे यहाँ नियुक्ति आप पहले देते हैं तो मैं आपके यहाँ नियुक्त हो जाऊंगी। आपके बैकग्राउंड में हिंदी हावी था पीआरटी में, प्राइमरी में। जी। तो आपका जो डॉक्यूमेंट सब देखा होगा कि हिंदी में इन्होंने सारा इसके नहीं, उन्होंने मुझसे, मैं बताऊं आपको, दशमलव जो है जैसे डेसिमलव वाला, उन्होंने मुझसे वो भी पूछा था प्रश्न और मैंने दे दिया था क्योंकि इतना हमें डेसिमल को क्या कहते हैं? हाँ नहीं, डेसिमल को चेंज करने के लिए कहा था उन्होंने मुझे। अच्छा, मैथमेटिक्स हाँ, मैथमेटिक्स में। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि समझाइए, तो मैंने समझा दिया था, लेकिन मैंने समझाया हिंदी में ही था। अच्छा। और उन्होंने मुझे इसके लिए बिल्कुल बाध्य नहीं किया कि आप इंग्लिश में ही बताइए, उन्होंने मुझसे कहा नहीं और मैंने इंग्लिश में समझाया। अच्छा, कई बार मान लीजिए टीजीटी या प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या फिजिक्स, तो उससे भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल हाँ, पूछ सकते वो हैं, बिल्कुल देखते पूछ सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप जैसे सपोज मान लो मैं बता रही हूँ कि मैं हिंदी से हूँ, तो उन्होंने मुझे बाध्य नहीं किया कि आप अंग्रेजी में पढ़ाइए। प्राइमरी में भी उन्होंने मुझे बाध्य नहीं किया। और अगर आपका बैकग्राउंड इको से है, इकोनॉमिक्स से है, जैसे सर बता रहे हैं हिस्ट्री से है या साइंस से है, तो हो सकता है आपसे ईवीएस में ही अच्छे से कहें आपको पढ़ाने के लिए, या उसी में और कुछ गहराई से आपसे प्रश्न पूछें। हाँ। तो आप देखिए अपने सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ तो होनी चाहिए। एकदम सही बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी में मतलब डेमो के लिए आपने कहा कि वहाँ पे भी आपने खुद से हाँ जी, उन्होंने मुझे कोई विषय खुद से, उन्होंने स्वतंत्र थे और मेरे ख्याल से स्वतंत्र ही अधिकतर होते हैं विषय चुनने में। वो कोई बाध्यता नहीं देते। उन्होंने कहा कि मैम आप कोई भी व्याकरण 5वीं तक की, आप, उन्होंने व्याकरण भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था आप कोई भी विषय आपको जो अच्छा लगे आप बता दीजिए। तो मैंने कहा था सर मैं व्याकरण का एक टॉपिक छोटा सा विशेषण जो बच्चों को की पाठ्य पुस्तिका में पीछे की तरफ जो एक्सरसाइज होती है उसमें आता है, मैं वो पढ़ाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम आप पढ़ाइए। तो मैंने वो पढ़ाया था। फिर उन्होंने एक जो दूसरे, जब ये मैं पढ़ा के चुकी ही थी तभी एक दूसरे वाले ने कहा मैडम आप मैथमेटिक्स का एक विषय आप ये है, आप ये भिन्न को दशमलव में चेंज करना बच्चों को कैसे सिखाएंगे। हाँ, तो ये आप बताइए भिन्न को कैसे आप दशमलव में बदलेंगे। अच्छा, तो मैंने वो टॉपिक भी उनको बोर्ड पर समझा दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा था आइए आप बैठ जाइए, और मैं बैठ गई थी। ये लगभग 3 से 4 मिनट में, 4 मिनट में, लगभग 4-5 मिनट में ये पूरा मेरे टीचिंग जो हो गई थी ये हो गई थी। तो डेमो के पहले ज्यादा प्रश्न बैठा के किया या कैसे किया? पहले ही प्रश्न किए गए थे, डेमो से पहले ज्यादा प्रश्न पूछे गए और डेमो के बाद तो मेरे ख्याल से डेमो के बीच में रोका गया नहीं, मुझे डेमो पूरा टॉपिक पढ़ाने के लिए कहा। जब मतलब रोचक तरीके से पढ़ाती हैं कि उन सब आगे पर जब पढ़ाने दो। हाँ। पढ़ाने के बाद जब दशमलव का जब सिर्फ समझा रही थी मैं, तो उस समय उन्होंने मुझे थोड़ा सा ही बताते ही मुझे कह दिया कि ठीक है मैडम आप बैठ जाइए। कई बार टॉपिक जैसे देख लिया कि हाँ इसको नॉलेज है तो कहते आ जाइए, लेकिन उन्होंने मेरा तो मतलब टॉपिक ऑलमोस्ट मैं जो बता रही थी मैं वो बता चुकी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैम आप बैठ जाइए। अच्छा, उसके बाद हाँ, कितना मतलब उसके बाद भी उसके बाद उन्होंने नहीं ज़्यादा प्रश्न नहीं किए, 3-4 उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे। एक तो प्रश्न मैं ये बता रही हूँ कि यही पूछा कि आप केवी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, मैं केवी जरूरी नहीं मैं केवी ज्वाइन करूँ। मैंने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट बोला था और जो मेरे मस्तिष्क में था, दिमाग में था, वही मैंने बोल दिया कि मुझे तो जहाँ पहले नियुक्ति मिल जाएगी मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो आप बहुत ऐसा नहीं कि आप उनकी तारीफ करने की कोशिश करें या आप ये कहें कि मुझे संगठन बहुत प्यारा लगता है या कुछ भी, जो आपको सही लगे, जो कारण है आपका वहां तक आने का वही आप कारण बताइए, ठीक है। और एक उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि हम आपको नॉर्थ ईस्ट में शायद प्राइमरी में भी ये मुझसे प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि ये प्रश्न है कि आपकी भावना को भावना जानना चाहते उन्होंने प्राइमरी में मुझसे प्रश्न पूछा था कि आपको हम नॉर्थ ईस्ट में आपका को भेज देते हैं। उनको लगता है कि कोई नेगेटिव पॉइंट बोले कि नहीं ये वो दिक्कत हो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जाना पसंद करेंगे कि आप अपने स्टेट की जॉब में। तो मैंने यही कहा कि नहीं सर, अगर आप मुझे, और हाँ उन्होंने कहा कि अगर भेजते तो आपको क्या क्या लाभ होगा आपको जाने से, ये भी मुझसे प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने उससे कहा था कि सर मुझे भारत भ्रमण का मौका मिल जाएगा, ऐसे तो मुझे कोई भारत भ्रमण नहीं कराएगा। संस्कृति को हाँ, और मैं इसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों को जानूंगी। तो उनमें से एक जो जेंट्स बैठे थे उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप पढ़ाएंगी या संस्कृतियों को जानेंगी? अरे वाह, आप वहाँ पर पढ़ाएंगी कि आप संस्कृतियों को जानेंगी, और आपको कब समय मिलेगा संस्कृतियों को जानने का? तो मैंने उनसे कहा कि सर जहाँ तक केवी के बारे में मैं जानती हूँ तो केवी में 2nd सैटरडे ऑफ रहता है, और 2nd सैटरडे संडे एक अच्छा समय मिल जाएगा मुझे, जो मैं आसपास के इलाकों में घूम सकती हूँ और वहाँ के लोगों से मिल सकती हूँ, वहाँ की संस्कृति के बारे में जान सकती हूँ। तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे उलझाने वाले पूछे थे, लेकिन सहज रहिए, सबसे बड़ी बात है, आप पॉजिटिव रहिए, सहज रहिए। कितना देर लगभग प्राइमरी का इंटरव्यू चला? लगभग प्राइमरी का इंटरव्यू सर मेरा लगभग 20 मिनट के आसपास प्राइमरी का इंटरव्यू चला। टीजीटी से ज़्यादा चला प्राइमरी का? नहीं सर, टीजीटी का इंटरव्यू मेरा लंबा रहा था। अच्छा, लेकिन मेरे मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे मार्क्स जो थे वो
पीआरटी में अच्छे आए थे। पीआरटी में मेरे 60 में से 56 थे, 56 नंबर आए थे। और टीजीटी में मेरे 52 थे मार्क्स थे, 52 नंबर थे मेरे। आपको ऐसा अंदर लग गया था कि दोनों में किस में मार्क्स? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे टीजीटी का इंटरव्यू ही अच्छा लगा था और मुझे लगा था कि शायद मेरा स्कोर जो है वो टीजीटी में अच्छा जाएगा। अच्छा। लेकिन डिपेंड करता है वो आपको क्या किस तरीके से जज कर रहे हैं, क्या वो आप सोच रहे हैं। बल्कि मुझसे जब मैं पहले बैठी थी तो एक ने मुझे कहा था कि जब हम आप बैठे हुए थे कि जब आप छोटी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो आपको कविता पढ़ानी चाहिए। ऐसे हम आपस में जैसे एक दो लड़कियां थी डिस्कस कर रहे थे तो कह रहे क्योंकि कविता में हम हाव भाव के माध्यम से पढ़ा सकते हैं तरह तरह के छोटे बच्चों के लिए। हम कविताएं हिंदी की या इंग्लिश की पोएम जो है वो हम हाव भाव से पढ़ा सकते हैं तो वो और ज़्यादा रोचक लगती है। लेकिन मुझे सहज नहीं लगा और मुझे उस समय मेरा कोई ऐसा प्राइमरी का टॉपिक बहुत तैयार भी नहीं था तो मुझे व्याकरण के टॉपिक मेरे अच्छे तैयार रहते हैं तो मैंने छोटा सा मुझे पता कि ये विषय उसमें आता है 5th तक की व्याकरण में तो मैंने वही टॉपिक पढ़ा। मतलब एक्टिंग वगैरह की बात होती है तो अब जो नहीं आदत है तो कोई जबरदस्ती करने की जबरदस्ती देखिए अगर आपको लगता है कि हम इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं हाँ। तो आप वही पढ़ाइए। जबरदस्ती किसी दूसरे के प्रेशर में आके कोई आपसे कह रहा है कि कविता पढ़ाइए या पोएम पढ़ाइए, आप आके अपना टॉपिक चेंज बिल्कुल एट मोमेंट पर मत कीजिए। जो आप पहले से सोच कर आए हैं कि मुझे ये वहां पर पढ़ाना है, अगर मुझे डेमो क्लास देने के लिए कहा गया, अब तो है ही डेमो, खैर अब तो पूरा अलग से बता दिया गया कि इतने मार्क्स की 30 मार्क्स की डेमो क्लास। मतलब पहले आपको बता दूं आप आपने जो किया और मैंने 85:50 हाँ, ये 15 था, अब 70-30 डबल हो गया। और 70-30 में भी 15 मार्क्स आपके डेमो क्लास के हैं और 15 मार्क्स आपके पूरे इंटरव्यू के। हाँ तो मतलब तो आपको डेमो बहुत अच्छे से लेके जाना है कि उस डेमो से रिलेटेड आपसे कोई भी प्रश्न वो पूछ लें जो आप डेमो दे रहे हैं तो आप उसका आंसर देने में सबल हो। मतलब कमेंट में यदि कोई प्रश्न होता है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल कि जवाब दे दीजिएगा कि कैसे कुछ भी प्रश्न हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब दोनों में अच्छा सिलेक्शन पाना सबसे आपको क्या लगता है पीआरटी में और टीजीटी में किस में ज़्यादा सहज है? आप अपनी राय बताइए। मेरी राय वैसे तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, आप हर आदमी की अपनी अलग योग्यताएं होती है, सब के व्यक्तित्व अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप हो सकता है कि किसी को पीआरटी बहुत आसान लगता हो और किसी को टीजीटी, हालांकि वैकेंसी पीआरटी में हमेशा ज़्यादा होती है टीजीटी से, लेकिन मुझे टीजीटी में कॉम्बिनेशन डिग्री बहुत चीज़ें मायने रखती है, वहाँ बहुत छट जाते हैं। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मेरा मानना ये है कि टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन पीआरटी से ज़्यादा। ये बात मैं भी एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि क्योंकि विषय आपका विषय हो गया ना स्पेशल, उस विषय से संबंधित आपसे काफी क्वेश्चनों के उत्तर आप दे सकते हैं। कुछ तो देखो हर विषय में आप सर्वज्ञाता नहीं हो सकते, कुछ प्रश्न हर विषय में ऐसे होते हैं चाहे वो आपका अपना विषय है कि आप नहीं दे पाएंगे। का कोई व्यक्ति आगे खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल पूर्ण पारंगत विषय के बारे में, मैं विषय तो छोड़े एक बिंदु के बारे में तो लेकिन फिर भी विषय में आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जो अच्छा सही बात है। जो पीजीटी हिंदी की तैयारी करें उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए पीजीटी हिंदी की जो तैयारी जो कर रहे हैं, आपने नया जो पाठ्यक्रम है केंद्रीय विद्यालय का वो आप सबने देख ही लिया होगा। मेरा मानना ये है कि आप 11th और 12th की किताबें हैं एनसीईआरटी की हिंदी की, उस पर मुख्य रूप से फोकस रखिए। वो आपका मुख्य वो होना चाहिए। उसके आप हर टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, कौन कौन से राइटर हैं, क्या क्या उसके विषय हैं, वो बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। और बाकी 6 से 10 तक को भी आप एक बार अच्छे से देख लें और विषय के संबंधित जो भी व्याकरण है उससे पर आप और ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। सही बिल्कुल। लेकिन 11वीं और 12वीं उसकी बुक को तो आप ये कहेंगे कि चार्ट लिया जाए तो ये भी बुरा नहीं होगा कि बहुत अच्छे से ऐसे लगे कि वर्षों से पढ़ा रहे हैं। मतलब एक टॉप, जैसे मैम से मैंने परशुराम और लक्ष्मण संवाद के, जैसे झांसी की रानी की कविता है, हाँ जी, खूब लड़ी मर्दानी, मैं छठी में जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। बच्चे बताते हैं एक्चुअल में क्या है कि मैं भी, क्योंकि एसएसटी का मैंने भी इकोनॉमिक्स से एमए हूँ मैं, और मेरा ज्योग्राफी में बहुत रुचि है मेरी, तो मैं जब कभी कभी जाती हूँ बच्चों को तो मैं भूगोल पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। और मैं बच्चे कभी कभी मुझसे कहते हैं कि मैम आप तो हिंदी पढ़ा रही थी। मैंने कहा आपने भूगोल भी पढ़ाया है क्या? मैंने कहा मेरा अपनी रुचि है, मेरा व्यक्तिगत मल्टीडिसिप्लिनरी, बस मैंने कहा मेरा अपनी रुचि है तो मैं कभी कभी वो आपके साथ कर लेती हूँ। हाँ, तो मतलब सही बात है सब्जेक्ट में। अच्छा, 1 महीना बचा है रिटर्न के लिए, तो उसमें कई बच्चे कह रहे हैं कि 1 ही महीना क्यों दिया? अरे क्यों दिया? सबके लिए 1 महीना है। देखिए ये तो और बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हाँ। क्योंकि जब देखिए आप लोग जो जिस भी स्टेट से बच्चे हैं वो जानते होंगे कि जब हम स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं तो बहुत डिले होते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें निरस्ता आ जाती है। सही बात। आलस से आ जाता है हमें लगता है कि पता नहीं कब होगा एग्जाम। ये तो बहुत अच्छा है कि जैसे वो टाइम दे रहे हैं वो उसके हिसाब से करा रहे हैं हर चीज़। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि वो बहुत जल्दी एग्जाम कराएंगे, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा और आप फाइनली आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये तो बहुत
बहुत आपके लिए पॉजिटिव है। इसके लिए तो बिल्कुल सकारात्मक रहिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हैं, जितना, क्योंकि समय वही है, समय नहीं बढ़ेगा, लेकिन उस समय में आप कितना अच्छा कर सकते हैं ये आप देखिए। एक बार में सही बात है। तो मतलब जब रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे तो उस समय हम फिर बातचीत हाँ, जैसे बिल्कुल, मौका बिल्कुल, मिला, जैसे क्योंकि मौका केंद्रीय मिलेगा। विद्यालय में इतने काम होते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता। बड़ा रिक्वेस्ट करके और इनसे विनती किया तो इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। और जब भी मतलब रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद यदि मौका मिला तो हम आप लोग से फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे, उस पर फिर टिप्स बताएंगे हम। और बल्कि बॉस सर का इतना अच्छा प्रयास है, अगर हमारी मदद से या हमारे इस एक छोटे से इंटरव्यू मात्र से, इस प्रयास से आप लोगों का फायदा होता है तो हम पूरा अपने आप को क्रेडिट धन्य सर को जाएगा। और बहुत अच्छी बात है ये, हम इस सौभाग्यशाली हैं कि हम आप लोग का किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत मार्गदर्शन अगर कर पा रहे हैं और भारत को बेहतरीन शिक्षित बनाएंगे। और मैं अपनी लिखी हिंदी की बात हो रही है तो कविता है। अच्छा, एक और बात कविता से पहले कि ज़्यादातर इंटरव्यू में बहुत फ़र्क नहीं होता, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा सब विषयों को लेकर। जी जी जी, कि व्यक्तित्व के प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो हाँ, लगभग देखिए व्यक्तित्व के, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की, या करंट से, ये करंट मैम से नहीं पूछा तो इसका ये मतलब नहीं कि आपसे पूछते नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे थे कि समसामयिक तथ्यों से प्रश्न पूछे गए। हाँ। तो ये सबके लगभग देखो प्रश्न अगर समसामयिक तथ्य हैं तो जो आपके लिए वो दूसरे कैंडिडेट के लिए भी वही है। ठीक है ना, पारिवारिक पृष्ठभूमि सबकी अलग होती है तो सबके आंसर अलग होंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सबके लिए है। तो ये सब टॉपिक तो आपके तैयार होने ही चाहिए। हाँ। उससे लगा आपका विषय बचा। वो मैंने कविता लिखी थी कि भारत को सोने की चिड़िया, ये मेरी अपनी पंक्ति है। जी, बता दूं सर बहुत अच्छा लिखते हैं। भारत को सोने की चिड़िया यदि पुनः बनाना है, शोषित पीड़ित अभिशापित बच्चों को एक एक कर पढ़ाना है, एक एक कर पढ़ाना। भतीजा कहता है यही हमने ठाना है, यही हमने ठाना है। बहुत अच्छा लिखते हैं सर। जी जी जी, आपने इतनी वैल्यूएबल और इतनी शानदार और एक एक बात को आपने बड़ी बारीकी से बताई। बच्चे इनको फॉलो करेंगे और केंद्रीय विद्यालय परिवार का एक हिस्सा बनेंगे। और आप लोगों का स्वागत है हमारे परिवार में। जल्दी सेलेक्ट होके आइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।